वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है अपना डी ब्रोगलीज थ्योरी। ठीक है, या इसे डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी बोला जाता है। ठीक है, इस थ्योरी में डी ब्रोगली ने क्या बताया, जिस तरीके से जो वेव रेडिएशंस होते हैं उनकी ड्यूअल नेचर होती है, वो वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। उसी तरीके से जो माइक्रोस्कोपिक मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी ड्यूअल नेचर होती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली microscopic matter particles show dual nature like radiations। जैसे रेडिएशंस की ड्यूअल नेचर होती है वैसे ही माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या समझना है, दैट इज दे शो बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जैसे रेडिएशंस की ड्यूअल नेचर होती है वैसे माइक्रोस्कोपिक मैटर पार्टिकल्स की भी क्या होती है, ड्यूअल नेचर होती है। इसका मतलब वो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं, पार्टिकल्स की तरह भी नेचर शो करते हैं और वेव की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। दैट मीन्स वेव की तरह भी नेचर शो करते हैं। ठीक है, अब अगर वो पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेव नेचर है तो उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, और अगर उनकी पार्टिकल नेचर है तो उनका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, these particles have both wavelength and momentum। wavelength and momentum, इन पार्टिकल्स का वेवलेंथ भी होता है और मोमेंटम भी होता है। ऐसे कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एट्सेट्रा। जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। उसके बाद में डी ब्रोगली ने क्या बताया, डी ब्रोगली ने बताया इन पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ होती है और इनका जो मोमेंटम होता है उन दोनों में एक दूसरे में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, दैट इज़ अगर इन पार्टिकल्स से जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ लेमडा है और इनका जो मोमेंटम है वो पी है, तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम पी के। ठीक है, लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम पी, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। प्रोपोर्शनलिटी आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट कौन है यहाँ, एच, जिसको अपन प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। पी क्या है यहाँ, मोमेंटम, जिसको क्या बोला जाता है, मास इनटू वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम के। ठीक, अब बात करते हैं इस रिलेशन को डिराइव करने की। तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए डी ब्रोगली ने दो रिलेशन यूज़ किए। वो दो रिलेशन तो एक तो आइंस्टीन का एनर्जी रिलेशन और एक था प्लैंक्स का एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो बात की जाए डी ब्रोगली के रिलेशन के डेरिवेशन की, किस तरीके से उसने डेरिवेशन किया या किस तरीके से रिलेशन लिया। तो देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम सी स्क्वेयर होता है। इसको दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी हम जानते हैं कोई भी न्यू फ्रीक्वेंसी वाला अगर रेडिएशन है तो उसके एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू से दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी को। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू के। ठीक, यहाँ पर अब देखो सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा होता है, तो यहाँ से अगर न्यू की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ एम सी स्क्वेयर एज इट इज़, एच एज इट इज़, न्यू को क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लेमडा। सी से सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सी बार। ठीक है, तो क्या बचेगा, ओनली सी बचेगा। ठीक, अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो लेमडा इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम सी। ये रिलेशन आया। इस रिलेशन को डी ब्रोगली ने किस पर अप्लाई किया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर जब डी ब्रोगली ने रिलेशन अप्लाई किया तो उसने जो एम है, एम तो क्या लिया,
मास ऑफ पार्टिकल लिया, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात हो रही है उसका मास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, m को, तो ठीक है। और जो c है, c को उसने v से रिप्लेस किया। यहाँ पर v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ लाइट। c को किससे रिप्लेस किया, v से, क्योंकि c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और यहाँ पर सॉरी v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डी ब्रोगली ने क्या रिलेशन निकाला, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, या इसी को लिखा जा सकता है लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, क्योंकि एम वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को। और यहाँ से दो चीज़ें हमें पता चल रही है, कौन कौन सी वो दो चीज़ें, एक तो जो वेवलेंथ है पार्टिकल की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल के मास के, एंड सेकंड जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, ठीक है। ये रिलेशन ऊपर भी बताया मैंने, वही रिलेशन यहाँ पर ने दोबारा डिराइव कर दिया। और इस रिलेशन को देखो एक बार ध्यान से, लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन आएगा, लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इसका मतलब क्या हुआ, जिन पार्टिकल्स का मास जितना ज़्यादा होता जाता है उनकी वेवलेंथ उतनी कम होती जाती है। हायर मास वाले पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। वेवलेंथ क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि हायर मास वाले जो पार्टिकल होते हैं उन पे डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। दैट मीन्स हायर मास वाले पार्टिकल्स ड्यूअल नेचर शो नहीं करते हैं। आ रही है बात समझ में। अब देखो डी ब्रोगलीज थ्योरी से किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं अपन। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ 0.1 किलोग्राम विद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। एक बॉल है जिसका मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ बॉल कितना गिवन है, 0.1 किलोग्राम, केजी में मास गिवन है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बॉल भी दी हुई है। वेलोसिटी कितनी है बॉल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, हमसे वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अभी देखो हमने रिलेशन पढ़ा है, लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन पी बोल लो या एच अपॉन एम वी बोल लो। यहाँ पर एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। प्लांक्स कांस्टेंट है एच, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। एम मास कितना दिया हुआ है, 0.1 किलोग्राम गिवन है, एंड वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर जो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो जूल में है और नीचे मास किलोग्राम और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब यूनिट की बात की जाए कि वेवलेंथ की यूनिट क्या आएगी तो इसको कैसे पता कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना, 1 जूल जो होता है वो इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन जूल की जगह पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर है तो -2 आएगा, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे तो जब ये सब वैल्यू तुम यूनिट को सोल्व करोगे तो फाइनल जो वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। आ रही है बात समझ में। और मीटर में ये वेवलेंथ कितनी आएगी ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तुम सोल्व कर लेना। ये जो वेवलेंथ आएगी ये आएगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे सोल्व करने में इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। ये वेवलेंथ आएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, ठीक है। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में अपने को मास गिवन था, वेलोसिटी गिवन थी, सिंपल फार्मूला लगाया है अपन ने, ठीक है। इसके बाद में देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो है मास अपने को गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम। इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो अपने से पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करना है, इसमें अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, कितना गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम।
ठीक है। अब कोई बच्चा परेशान हो, सर इलेक्ट्रॉन का मास आपने तो कुछ और लिखाया था, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर है, उन्होंने क्वेश्चन बनाने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे दिया, उससे कोई परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको सोल्व करना है अपने को, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है अपने को। काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है, 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। और जूल का मतलब क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू, मैंने अभी बताया क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले देखो हमें पता है हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv लगेगा। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी कहाँ से निकालें, वेलोसिटी हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। हमें मास पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो वेलोसिटी पता चली जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी पता चलेगी लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो हाफ mv² में m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻25 v² एज इट इज़। और इधर वैल्यू कितनी चल रही है, 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने को वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो v² को इधर छोड़ते हैं, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड भेज देते हैं। तो 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल इंटू क्या आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, और ये जो 9.1 इंटू 10⁻⁻25 है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। मास है तो इसकी वैल्यू यूनिट किस में चलेगी, किलोग्राम में, ठीक। अब देखो v की वैल्यू निकालनी है, यहाँ v² है तो अपन क्या करेंगे, v² का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लोगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, v की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एक बार स्क्वायर रूट लिखेंगे तो स्क्वायर के अंदर ये सारी टर्म आ जाएगी, पूरी टर्म लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ऊपर तो चल रहा है जूल, नीचे चल रहा है किलोग्राम, ठीक। अब देखो जूल क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही जूल की जगह लिखोगी किलोग्राम से किलोग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट के अंदर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसे ही इसका रूट लोगे, ठीक, तो ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी रूट लेते ही, ठीक। तो मीटर स्क्वायर और सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी। और जब इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट 812, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आई, 812 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने को वेवलेंथ निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv फॉर्मूला लगाएंगे। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, डिवाइडेड बाय मास कितना है, वही 9.1 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम, एंड वेलोसिटी अभी निकाली 812 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब जब इसे सोल्व करोगे यूनिट का लफड़ा समझ में आ ही गया। जूल को अपन लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो वेवलेंथ की यूनिट आएगी वो मीटर में ही आएगी। और कितनी आएगी वेवलेंथ मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। सोल्व करने के बाद जब फाइनल यूनिट आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 896.7 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। सॉल्व कर लेना, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। इसके बाद में ये जो इक्वेशन है ये होमवर्क है, इसमें तुम्हें मैं एक बार बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। अपने को लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/mv होता है। अब जब बात हो रही है फोटोन की, तो फोटोन क्या है, लाइट रेडिएशन। तो यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ फोटोन लोगे वो कितनी लोगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, मतलब c के इक्वल लोगे। तो हमें h की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पता है, मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और लैम्डा वेवलेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरीके से अपन मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।